Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha ES Academy's UPSC Environment Series, and we are at the lecture 14. This is also the last lecture for part 2. Part 3 में हम लोग आपको पेड़ पौधों फ्लोरा फौना की तरफ ले जाएंगे. उसमें हम लोग आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में समझाएंगे. बट आज जो है ये लास्ट लेक्चर है और ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं. तो पहले देख लेते हैं कि भैया इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे. ठीक है, देखो जो इंडिया पे होगा, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के एग्रीकल्चरल सिस्टम से इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिकन एग्रीकल्चर सिस्टम या यूरोपियन एग्रीकल्चर सिस्टम अफेक्ट नहीं होंगे. बट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी नेसेसरी दैट वी स्टडी द इम्पैक्ट्स इन इंडियन कंटेक्स्ट इन पर्टिकुलर. क्योंकि भारत की जो विविधता है या भारत की डाइवर्सिटी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है. और जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है वो हर एक डाइवर्सिफाइड जो कल्चर होता है उसको एक अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है. जैसे मैं बात करूँ, इंडिया में ओशंस हैं, आपके पास लैंड है, आपके पास एक तरफ तो ऐसा पार्ट है आपके देश में जहाँ 12 महीने गर्मी रहती है, एक तरफ आपके देश में ऐसा पार्ट है जहाँ 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है. तो देखिए कितनी डाइवर्सिटी है. आपके पास ओशंस हैं, लैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, जिसके कारण क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन दैट पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड कल्चर इज़ डिफरेंट. तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एग्रीकल्चर से. तो देखो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो किसकी वजह से रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. अब भैया ग्लोबल वार्मिंग गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा है. टेम्परेचर राइज कर रहा है मतलब हीट बढ़ रही है. उससे क्या होगा, जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं. फॉरेस्ट फायर्स बढ़ते जा रहे हैं. हम आपको डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज़ में ये सब पढ़ा चुके हैं. अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक प्लेलिस्ट बनी होगी डिजास्टर मैनेजमेंट फाउंडेशन, उसे देखिए. 7-8 लेक्चर की सीरीज़ है और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट ख़त्म. उसके नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे. और क्या करें आपके लिए. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक. उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है. हमारे रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे मानसून पे इफेक्ट पड़ रहा है. मतलब आप ये लगा लो, आप सोचो, और क्लाइमेट चेंज का उस पर इफेक्ट है. ठीक है, फिलहाल एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर देखो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे. क्लाइमेट चेंज से रेनफॉल वेरिएबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी से क्रॉप यील्ड पे फ़र्क पड़ रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ रहा है, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्रॉप की उस पर फ़र्क पड़ रहा है. इनफैक्ट ऑन दी अदर डे आई वॉज लिसनिंग टू अ वेरी गुड लिसनर. ही सेड दैट आप जो न्यूट्रिशियस वैल्यू किसी भी फूड की समझते हो, आज के टाइम पे आप उसको हाफ कर दो. अगर आपको लग रहा है कि इससे 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 5 ही ग्राम मिल रहा है, बिकॉज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड्स हैज़ कम डाउन. फिर बात करते हैं इरोजन, सबमर्जेंस ऑफ शोर लाइन्स है, सैलिनिटी आ चुकी है वाटर टेबल में. देखो क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है. जब राइज होगा वो पानी कहीं तो जाएगा ना, तो वो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं उनमें इंक्लूड कर रहा है, तो सेलाइन वाटर बढ़ रहा है. उससे क्या हो गया, अब उससे वाटर स्ट्रेस हो गया. भैया आपका फ्रेश वाटर कम हो गया, ग्राउंड वाटर जो था जो वो कम हो गया. जो ग्राउंड वाटर था उसमें सैलिनिटी आ गई, सॉल्ट्स आ गए, तो बड़ी प्रॉब्लम है. इससे वाटर स्ट्रेस भी होगा, हम आगे आपको पढ़ाएंगे. इनफैक्ट अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ये देखा गया कि जो वहाँ के मतलब मेनली एशियन कंट्रीज़ में स्टेपल फूड क्या क्या, राइस, मिलेट, मेज़, वो जो है लगभग उनकी 10% खेती जो है इफ़ेक्ट हो जाएगी 2030 तक. ठीक है, 10% जो है कम हो जाएगा. मतलब अगर आज हम 100 उगा रहे हैं तो 90 ही उगा पाएंगे हम 2030 तक. तो दैट, क्योंकि हमारा लैंड ही नहीं बचेगी हमारे पास, क्योंकि किसी भी चीज़ को उगाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और जब वो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप उगाओगे कैसे. देन जो सेमिड अरिड रीजन है, वेस्टर्न इंडिया, जो राजस्थान वाला रीजन है, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ेंगे भैया. ठीक है, तो दोज पार्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव हायर देन नॉर्मल रेनफॉल एज टेम्परेचर सोर, वाइल सेंट्रल इंडिया विल एक्सपीरियंस अ डिक्रीज बिटवीन 10 to 20%. ठीक है, जहाँ अभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ बारिश कम हो जाएगी, जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है वहाँ बारिश हो जाएगी. तो these are द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विच विल इंक्रीज डे बाई डे. देन प्रोडक्टिविटी जो है कम होगी. मैंने आपको बताया, जब आपका वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो कैसे आप उगाओगे. जो आपके रिसोर्सेज हैं उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा. न्यूट्रिशनल कम हो जाएगी. उससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. फर्टिलाइज़र से फिर आपको क्या होगा, उससे फर्टिलाइज़र से फिर आपकी ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी. ठीक है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स हो जाएगा. ठीक है, तो क्या वो पूरा हर चीज़ जो है आपस में कनेक्टेड है, और क्योंकि वो कनेक्टेड है इसलिए एक
चीज़ पे जब इफेक्ट पड़ता है तो हर चीज़ पे, बोलते हैं ना डोमिनो इफेक्ट, तो हर चीज़ पे इफेक्ट बढ़ता जाता है। देन फूड सिक्योरिटी की बात करें, देखो अब सीधी सी बात है कि जब क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा तो फूड सिक्योरिटी पे ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाएगा। भाई अब खाने के लिए नहीं है तो फूड सिक्योरिटी तो आपकी प्रॉब्लम में आई जाएगी ना, क्योंकि रेनफॉल वेरी हो रही है। रेनफॉल से क्या हो रहा है, आपकी जो इनफैक्ट जो हमारा मैक्सिमम क्रंच ऑफ इरिगेशन आता है वो मानसून से आता है। लगभग 75% जो पानी हम लोगों को, जो हमारी पानी की डिमांड है वो मानसून से आती है। जब आप उसको, जब वही उसका पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, पता चला कभी भी मानसून आ रहा है कभी भी चले जा रहा है, मानसून का जो ब्रेक है उसका आप पैटर्न स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है क्रॉपिंग पैटर्न में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अभी के जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो आप अकॉर्डिंग टू जो आपने स्टडी की है आज तक उसके बेस पे, जब वो स्टडी चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट परसों ही एक साइंटिस्ट मैं पढ़ रहा था कहीं, तो परसों ही साइंटिस्ट ने बोला कि भैया जो ये क्लाइमेट चेंज है ये वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अब एक फैक्टर आपका क्लाइमेट चेंज भी आ गया, अब वो क्या इफेक्ट डालेगा किसी भी चीज़ पे उसका अभी भी पता नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इनफैक्ट क्योंकि हमारा नीति आयोग की एक डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि भाई जो टोटल पल्सेस, सीड्स, कॉटन जो आता है 80% पल्सेस, 73% ऑयल सीड्स और 68% कॉटन वो रेन फेड एग्रीकल्चर से आता है, मतलब जो रेन डिपेंडेंट है, जो मानसून डिपेंडेंट है। ठीक है, देन ओशन वार्मिंग होगी, ओशनिक वार्मिंग होती है, हमने आपको बताया। ठीक है, पेन चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, ओशनिक वार्मिंग होती है तो क्या हुआ, बहुत सारी फिशेस मर जाएंगी, फाइटोप्लैंक्टन पे फर्क पड़ेगा, कोरल लीफ से फर्क पड़ेगा। वाटर सिक्योरिटी की मैंने आपको बात करी कि क्योंकि सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा, सी लेवल राइज होगा, तो जो फ्रेश वाटर है उस आपके पास वो कम हो जाएगा। उसके चक्कर में क्या होगा, आपस में कंट्रीज में लड़ाई होगी, टेंशन पैदा होगी। इनफैक्ट बाय 2050 फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इन सेंट्रल, साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, particularly in large river basins, is projected to decrease। पानी कम होता जाएगा। इनफैक्ट जो पानी हमारा, हम अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो मेनली पानी है वो हिमालयन इकोसिस्टम से आता है। ऐसा कुछ नहीं कि सदर्न रिवर से नहीं आता है, बट मेनली हिमालयन इकोसिस्टम्स पे काफ़ी ज़्यादा एरिया डिपेंडेंट है। द एरियाज ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें जो एग्रीकल्चर होता है वो गंगा, यमुना के फ्लड प्लेन्स या उसके पानी से होता है। अब वहाँ बर्फ़ पिघलती है तो पानी नीचे आता है, वहाँ बर्फ़ ही नहीं रहेगी क्योंकि ग्लेशियर पे भी इफेक्ट डालेगा। ग्लेशियर का जो पिघलने का रेट है वो बढ़ता जाएगा, बर्फ़ जमेगी नहीं, बर्फ़ जमेंगे नहीं, प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, तो आपका पानी कहाँ से आएगा। तो क्या होगा, उन रिवर बेसिन का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके एग्रीकल्चर के लिए पानी कम हो जाएगा, आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी कम हो जाएगा और आपकी वाटर सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट जो ड्रॉट और फ्लड देखे जा रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, वो किसकी वजह से है, क्योंकि सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पे भी फ़र्क पड़ रहा है। बारिश ही नहीं हो रही है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा, सरफेस वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा। तो अगर हम सदर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे सॉल्ट वाटर इंट्रूजन मैंने आपको बता दिया, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप जैसे एरियाज़ में। एंड स्नोफॉल जो है वो कम हो रही है। जब मैंने आपको बताया कि जब भाई स्नोफॉल ही नहीं होगी तो कहाँ से बर्फ़ जमेगी और कहाँ से वो पानी आएगा। वो इंडिया का जो हिंदू कुश रीजन जो है, जिसको क्रायोस्फीयर, इंडियन क्रायोस्फीयर भी बोलते हैं। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है, क्रायोस्फीयर होता है जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, या क्रायोस्फेरिक इंजन्स क्या होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इनफैक्ट ये हिंदू कुश हिमालय जो है, इट इज़ नोन एज द थर्ड क्रायोस्फीयर, मतलब अंटार्कटिक और आर्टिक के बाद ये इलाका ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। ठीक है, तो द रिवर्स कलेक्टिवली प्रोवाइड 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर रिसोर्सेज, और जब यहाँ पानी नहीं रहेगा तो हमारी वाटर सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ जाएगा। देन कोस्टल एरियाज़ में हमने आपको बताया कि भैया देखो, गर्म हुआ, गर्म जब कोई भी चीज़ गर्म होगी तो सीधी सी बात है वो एक्सपैंड होती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, मैं लोहे को गर्म करता हूँ, लोहा फैलना चालू हो जाता है, तो सर थर्मल एक्सपेंशन है। ऐसे ही जब ओशंस गर्म होंगे तो ओशन फैलने चालू हो जाएंगे, ओशन एक्सपैंड होना चालू होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी लेवल राइज होगा, सॉल्ट वाटर बहुत सारा लैंड है जो लो लाइंग एरियाज़ है वो सॉल्ट वाटर के अंडर आ जाएगा, और वाटर जो है सॉल्ट वाटर जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में। देन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई की बात करें तो भैया अब गर्मी है तो भैया आपको एसी भी चाहिए, तो जो आपकी कूलिंग डिमांड्स हैं वो बढ़ गई हैं। कूलिंग डिमांड्स है वो कहाँ से आएगी आपकी, भैया बिजली तो चाहिए ना, उसके लिए बिजली कहाँ से आएगी, थर्मल पावर प्लांट से। उसके लिए आप और थर्मल पावर प्लांट लगाओगे या
और कोयला जलाओगे फिर क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो देख रहे हो कि ये एक विशियस सर्कल है, वन थिंग इज लीडिंग टू अदर, अदर थिंग इज लीडिंग टू अदर, ठीक है। तो दस इट बिकम्स इम्पेरेटिव भैया, इसलिए बोलते हैं कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच हों। रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ बिकम द नीड ऑफ द डे। इनफैक्ट जो एक में डॉक्टर अनिल काकोडकर थे, वेरी ब्रिलियंट मैन, वो कह रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से इतना डरते हैं कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल नहीं करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो हम जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। 10 जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सप्लाई है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो याद रखना कि ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पे। अभी तक तो हम अपनी बात कर रहे थे, अब जो हमारे अराउंड जो फॉरेस्ट हैं, हमारे अराउंड जो जीव जंतु हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब भैया कोई जीव जंतु है या मान लिया कोई भी प्राणी है, वो कम हीट रेंज सह सकता है, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं आ सकता, उसे अगर 23 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अब क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज के चलते कभी तो टेम्परेचर 21 हो जा रहा है, कभी 27 हो जा रहा है, तो उस स्पीसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मर जाएगा, या बीमार हो जाएगा, या उसकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो जो नैरो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वाले जो स्पीसीज़ हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डाई आउट कर जाएंगे। इनफैक्ट इंडियन ओशन जो है 30%, इंडियन ओशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इंडियन ओशन जो है 30% ऑफ द कोरल रीफ्स, वर्ल्ड्स कोरल रीफ जो है इंडियन ओशन में है, एंड 13% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड कैच फिशरीज जो है वो इंडियन ओशन में होती है। अब ये भी इफेक्ट होते हैं किससे, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड हीट वेव्स, लैंड पे तो होती है, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज मरीन हीट वेव्स। तो मरीन हीट वेव्स के चलते चलते ये भी इफेक्ट होते हैं, इन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देन कोरल रीफ जो है भैया सेलाइन वाटर नहीं सह सकते ज़्यादा, उन्हें एक लेवल ऑफ सैलिनिटी ही झेल सकते हैं वो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाएगा तो, और वो सेलाइन सेंसिटिव होते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो है हटते चले जाएंगे, उनका डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वो जो एल्गी है, सिम्बायोटिक रिलेशन है जूजेंथली एंड आपका कोरल पॉलिप्स का, वो छूटता चले जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ कोरल्स हो जाएगा। और कोरल रीफ जो है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है किसी भी ओशन के लिए, वो वहाँ का सर्वाइवल तय करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो जब कोरल रीफ इफेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि और भी चीज़ें इफेक्ट होंगी। तो अगर हम बात करें एक रिपोर्ट की, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये कहता है कि जितनी भी स्पीशीज फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स, हर कोई जो है इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज से। इनफैक्ट WWF asserted that 1/5 of the world's most vulnerable natural areas may be facing a catastrophic loss of species। तो इट्स हाई टाइम कि हम अवेयर हो जाएं, हम जो है अपने आप को संभाल लें और जो हमारी नेचर है उससे प्यार करें और नेचर के अनुसार चलें, नेचर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज पोजेस ग्रेव थ्रेट्स टू इकोसिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ GLOF जो होते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लश, जो जिसकी वजह से केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी भाई, ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर लेक्स देखे होंगे, वो क्या कि बर्फ़ के उससे जमे हुए हैं या बर्फ़ के उससे टिके हुए हैं, बर्फ़ की बाउंड्री से। जब बर्फ़ पिघलनी चालू हो जाएगी तो भैया वो पानी एकदम जो है छूट जाएगा, उसके चक्कर में क्या होगा, डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। और एक डिज़ास्टर, हम बहुत सारे डिज़ास्टर ऐसे देख चुके हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल केदारनाथ ट्रेजेडी है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से, 8 लाख पीपल जो है ईच ईयर डाइज बिकॉज ऑफ द कॉजेज एट्रीब्यूटेबल टू एयर पॉल्यूशन, 1.8 million from diarrhea resulting from lack of access to clean water supply, sanitation and poor hygiene, and 3.5 million from malnutrition and approximately 60% in natural disasters. Studies indicate that climate change may seriously compromise human health. हमारे जितने भी डिजीज़ हैं, हमारा हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, हीट स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। ह्यूमंस को भी एक पर्टिकुलर अच्छे क्लाइमेट में रहने की आदत है, हमें भी वेदर एक्सट्रीम्स में रहने की आदत नहीं है। जब वो वेदर एक्सट्रीम्स आएंगे तो वो हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। और हीट स्ट्रेस, अर्बन आइलैंड इफेक्ट, आपको हम डिजास्टर मैनेजमेंट सीरीज में भी पढ़ा चुके हैं, इन्वायरमेंट में भी कई बार पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ा देते हैं
कि जल्दी से बढ़ा देते हैं भैया, यहाँ पे कल तक पेड़ पौधे थे तो जो रेज आ रही थी वो लंबी आराम से बाहर चले जाती थी, बट आज यहाँ बिल्डिंग्स बन गई तो यहाँ से जो हीट आई ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है, ट्रैप हो जाती है और एक डोम शेप बना देती है। इसी को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे वेक्टर जल्दी बॉर्न होते हैं, मॉस्किटोज इस टाइप के वेक्टर जो हैं ज़्यादा जल्दी बॉर्न होते हैं, और वो क्या इंटर्न क्या दे सकते हैं आपको, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियाँ जल्दी फैलती हैं। और जैसे ही मानसून आता है और थोड़ी गर्मी रहती है तो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। तो ऐसे जैसे ही मानसून आता है तो आपने देखा होगा दिल्ली और मुंबई में एकदम डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपेरेटिव एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द डेवलपमेंट शुड बी इन लाइन विद द environment, and it should take into account the climate change, और जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे फॉलो करना चाहिए। सोशल इश्यूज़ की बात करें, ये तो हो गई, ड्रॉट्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, भैया सोशल डिस्ट्रेस होगा, लोग परेशान होंगे, लोग इधर उधर, लोगों की मौत होगी, प्रॉपर्टी लॉस होगी, लोग इधर उधर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। इनफैक्ट आज हम कुछ एक ऐसी चीज़ की बात करने लगे हैं जिसे हम लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बोलते हैं, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जगह धरती की ऐसी होगी कि दे आर इनहैबिटेबल, वहाँ पर रहा नहीं जा सकता। जब वहाँ रहा नहीं जा सकता तो लोग वहाँ से छोड़ के और जगह जा रहे हैं, तो दे आर नोन एज क्लाइमेट रिफ्यूजी। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ऑफ 2020 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को निकालता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज डिस्प्लेस्ड 2.7 मिलियन इंडियंस इन 2018। रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द लार्जेस्ट न्यू इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन एशिया रिजल्टेड फ्रॉम डिजास्टर। और क्योंकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, इट एट टाइम्स लीड टू दी स्ट्रेस अमंग फार्मर्स, इवन लीड्स टू दी सुसाइड्स अमंग फार्मर्स। और क्लाइमेट हैजार्ड्स तो है ही हैं, उसके कास्केडिंग इफेक्ट है। तो ये सब बात थी कि क्या इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। अब ये तो हो गया, ठीक है। फिर होता क्या क्या क्लाइमेट चेंज में, देखो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो टेम्परेचर राइज होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। भाई ये देखा गया कि इंडिया का जो टेम्परेचर था वो 1901 से 2018 के बीच में 0.7 डिग्री बढ़ गया एवरेज टेम्परेचर। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है जो हमारी सेंसिटिव इकोसिस्टम है, लाइक गैंगेटिक प्लेन, इंडस रिवर बेसिन्स। कॉजेज़ क्या है? द सरफेस एयर टेम्परेचर चेंजेस ओवर इंडिया आर एट्रीब्यूटेड मोस्टली बाय ग्रीन हाउस गैसेज and partially offset by other anthropogenic forces including aerosols and LULC। LULC क्या होता है? लैंड यूज लैंड चेंज, ठीक है। सिंपल सी बात, भाई ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, लैंड यूज़ आपने अब चेंज हो गया है। कल तक जहाँ पेड़ पौधे थे वहाँ आज आपने इंडस्ट्रीज लगा दी, इंडस्ट्री निकाल दो, गैस ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया, गैस बढ़ गया तो जो सर्फेस एयर टेम्परेचर था वो बढ़ गया, तो आपका टेम्परेचर राइज हो गया। ऐसे ही सी लेवल राइज हो गया। सी लेवल राइज क्योंकि गर्मी बढ़ गई, थर्मल एक्सपेंशन बढ़ गया, थर्मल एक्सपेंशन हुआ, तो थर्मल एक्सपेंशन से क्या हुआ कि सी का लेवल जो है राइज कर दिया। इनफैक्ट अगर देखा गया इंडियन ओशन की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है उसका 1951 से 2015 तक, और ये बहुत ज़्यादा है। बट ग्लोबली अगर हम बात करें तो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, बट इंडियन ओशन का इन पर्टिकुलर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मतलब हम लोग ज़्यादा खतरे पे हैं। जो इंडियन ओशंस में कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स, सिचेल्स, ये सब, मडागास्कर, ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा खतरे में आए हैं। क्या कॉज है इसका? क्योंकि मानसून विंड्स का जो पैटर्न है मानसूनल विंड्स का, वो चेंज हुआ है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो हर किसी की जड़ ग्लोबल वार्मिंग ही है। रेनफॉल पैटर्न में चेंज हुआ है। ये देखा गया कि जो समर मानसून रेनफॉल थी, समर मानसून रेनफॉल वो होती है जो जून से सितंबर के बीच में पड़ती है, 75 उसमें जो है 6% का डिक्लाइन हुआ है 1951 से 2015 तक। और ये भी किसकी वजह से हुआ? और उससे क्या हुआ कि मानसून कब आएगा उसके दिन बदल गए, मानसून कब जाएगा उसके दिन बदल गए, मानसून कब ब्रेक लेगा उसके भी दिन बदल गए। कभी कभार मानसून बहुत डिले हो जाता है, कभी कभार मानसून जल्दी आ जाता है। ये किसकी वजह से? ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो लैंड यूज़ है आपका वो चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। जो आपने एरोसोल्स, आपने PM2.5 PM10 छोड़े हैं आकाश में, इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से। फ्लड्स की बात करें तो फ्लडिंग इवेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं सिंस 1950, एंड देन ऑफकोर्स उसका भी जो ठिकरा फूटेगा वो क्लाइमेट चेंज पे ही फूटा है। देन इन पर्टिकुलर ड्रॉट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो द एरिया अफेक्टेड बाय द ड्रॉट हैज़ इंक्रीज बाय 1.3% पर डिकेड ओवर द सेम पीरियड।
हर 10 साल जो है 1.3% एरिया जो है ड्रॉट के अंदर बढ़ता जा रहा है। कल तक अगर 10 था तो अगले साल 11.3 हो गया, देन अगले साल 11.3 प्लस 1.3 हो गया, सॉरी 1.3% है, तो परसेंटेज में वो कुछ और आएगा, ठीक है। तो 10 से वो 11.3 हो रहा है, तो हर साल 1.3% पर डिकेड जो है बढ़ते जा रहा है ड्रॉट एरिया, मतलब वो वहाँ पे जो है खेती नहीं हो पाएगी। देन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स, अच्छा ये सब तो बढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म्स जो हैं दो की खतरनाक होते हैं, ये कम होंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा गया है, क्योंकि वो जो उसको जो एक वेरी फेवरेबल सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए या हीट कंटेंट चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं वो कम हो रही हैं, याद रखिएगा वो कम हो रही हैं। और वो कम मतलब 1951 से 2018 के बीच में देखिएगा तो वो कम हुई। हिमालयन क्रायोस्फीयर की बात करें तो मैंने आपको बताया, जो आपका हिंदू कुश इलाका है, इधर से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए जो आप नॉर्थ ईस्टर्न में ही आपका जा रहा है नीचे तक, नॉर्थ ईस्ट इधर पटकाई बूम से नीचे घूम के मैं, तो ये जो है पूरा नेपाल भूटान तक, इधर तो थोड़े नीचे हैं पहाड़, अरुणाचल तक भी, तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब बर्फ़ जमी रहती है तो उसको हिमालयन क्रायोस्फीयर बोल देते हैं। थर्ड पोल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परमानेंट आइस कवर रहता है आफ्टर अंटार्कटिक एंड आर्टिक। तो यहाँ पे भी देखा गया था कि 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है इन लास्ट 6 to 7 डिकेड्स। तो इस टाइप से जो है इफेक्ट पड़ रहा है। हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ बढ़ी, उस चीज़ की वजह से कहाँ कहाँ इफेक्ट, वाटर सिक्योरिटी, आपका फूड सिक्योरिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, आपकी हेल्थ, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ा। अच्छा, अब आपने बोला कि ठीक है यार ये सब तो हो गया, मिटिगेट कैसे करेंगे। अब देखो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हम मिटिगेट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का नाम दिया। अब मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले देखो सबकी जड़ है कार्बन, हमें तो पहले कार्बन को रोकना है। वैसे तो और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन वो इतनी नहीं छोड़ते हम लोग जितनी कार्बन छोड़ते हैं। तो कार्बन को सबसे ज़रूरी है कि कार्बन का उत्सर्जन जो है रोका जाए, और जो ऑलरेडी हम लोग छोड़ चुके हैं उसको वापस खींचा जाए, ठीक है। तो उसमें हमें नेचर भी हेल्प करती है, जैसे प्लांट जो है, हम क्या बोलते हैं प्लांट्स, भाई प्लांट जो हैं CO2 खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो क्या है, एक टाइप के नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं। तो कार्बन सिक्वेस्टेरियन क्या का मतलब क्या होता है, सिक्वेस्टर करना का मतलब होता है टू बी अवे फ्रॉम दी ह्यूमंस, और वहाँ पे उसकी वजह से शांति है। ये तो सिक्वेस्टर का मतलब होता है। कार्बन सिक्वेस्टरेशन का मतलब होता है कि कार्बन को आप खींच के आपने जो है कहीं जमा दिया, सिक्वेस्टर कर दिया, ह्यूमन उससे दूर कहीं उसको रख दिया, ठीक है। तो वो जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में नहीं है। दस कार्बन सिक्वेस्टरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, आपने कैप्चर किया, एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। It is the one method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing global climate change, ठीक है। अब बात करें अगर उसमें तो एक टेक्निक होती है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन आपने क्या किया, कैप्चर की और स्टोर कर दी, इसी को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। कहीं भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप बेसिकली होता क्या, आप उसको कैप्चर करते हैं तो आप उसको रॉक्स में जमा कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आगे देखते हैं स्टेप्स क्या होते हैं। पहले तो आपने गैस ट्रैप करी, अब गैस में CO2 तो रहेगी, तो आप पहले CO2 को अलग करेंगे उससे। आपके पास CO2 अलग कर दी, अब आप CO2 को जो है एक लोकेशन पे ले जाएंगे कहीं रॉक्स के बीच में। अब आप उसको जो है वेरियस तरीक़ों से प्रेशराइज करके उसको सॉलिड बना के या लिक्विड बना के वहाँ पे जमा देंगे, वहाँ पे रख देंगे। वो बहुत अंडरग्राउंड रहेगा ताकि वो दोबारा बाहर ना निकल सके, एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो सके, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। धरती के अंदर दबी रहेगी तो दबी रहेगी, ठीक है, वो इतनी नुकसानदायक नहीं है। उसके देन टाइप्स ऑफ सिक्वेस्टेरियन की बात करें तो जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्टेरियन की बात करें तो इसमें जो है जो जैसे बहुत सारे डीप माइंस होती हैं, माइंस खोद दी, वहाँ पे अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है एक टाइप की, तो वहाँ पे आपने CO2 लेके उसको प्रेशराइज किया, उसको गैस को लिक्विड में चेंज किया प्रेशर से और उसको वहाँ छोड़ दिया, ठीक है। देन ओशनिक सिक्वेस्टेरियन की बात करें तो ये नेचुरल है, क्योंकि ओशन में जो है मैंने आपको बताया था कि कार्बन, ओशन की एक नेचर होता है कि वो जो है कार्बन सोखता है, ठीक है, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन ले रहे थे। तो कार्बन जो है बहुत सारा ओशन में स्टोर रहता है, तो आप या तो डायरेक्ट इंजेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे वैसे टेक्निक्स आ गई हैं। देन टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, टेरेस्ट्रियल क्या हुआ, अब भैया पेड़ पौधे, हमने आपको बताया था अभी कि भैया पेड़ है, पेड़ जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये क्या एक टाइप के नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं, पेड़ पौधे जंगल, ये सब नेचुरल टाइप्स के, जो सॉइल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, तो दे एक्ट एज अ नेचुरल कार्बन सिंक्स। अब ये जो जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्टेरियन प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ी सी खराब हो जाती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। जियोलॉजिकल सिक्वेस्टेरियन ट्रैपिंग मैकेनिज्म है, 3 टाइप के हैं बेसिकली। पहला है आप
हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग। हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग में आप क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप एज अ गैस ट्रैप कर देते हैं। जैसे हम नेचुरल गैस ट्रैप रहती है ना लो परमिएबिलिटी रॉक्स के बीच में, कि परमिएबिलिटी मतलब कि कितना निकल सकता है उस रॉक से बाहर। भाई पोरस मतलब ऐसा नहीं कि वो पूरा छिछला हो एकदम लीक हो जाए, भाई टाइट सा है, लेकिन हाँ आप उसमें छेद करो तो गैस निकल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप गैस बना के उन लो परमिएबल रॉक्स में कैप कर सकते हैं, तो उसको बोल देंगे हम लोग हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग। देन सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग। सॉल्युबिलिटी मतलब इसमें हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे, जैसे पानी या ऑयल। मिनरल कार्बोनेशन का मतलब कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है, ठीक है। आप उसको कैल्शियम आयरन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं, आयरन कार्बोनेट बना सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो कार्बोनेट क्या है, वो तो एक जमा हुआ आपके पास कंपाउंड है। तो आपने क्या किया कि कार्बन जो गैस थी उसे मिनरलाइज कर दिया, ठीक है। बेसिकली हाइड्रोडायनामिक एंड सॉल्युबिलिटी का जो मिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन कार्बन सिंक। देखो दो चीज़ें होती है, कार्बन सिंक या कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स तो वो हो गया जहाँ से कार्बन निकल रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कार्बन ज़्यादा छोड़ रही है बजाय कार्बन लेने के। कार्बन सिंक वो चीज़ें होती हैं जो कार्बन एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं rather than releasing it. Thus a carbon sink is anything that absorbs more carbon from atmosphere than it releases, जैसे प्लांट्स, ओशन, सॉइल्स, ठीक है। और कार्बन सोर्स क्या होगा कि फॉसिल फ्यूल, आपकी गाड़ियाँ, वॉल्केनिक एरप्शन। अब ग्रीन कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या होती है, जो प्लांट्स और सॉइल जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव करती हैं वाया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसलिए एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, जो जंगल इसलिए बोलते हैं कि जंगल लगाओ, क्यों, वहाँ पे क्या है, ग्रीन कार्बन है, वो कार्बन जो है हटाते हैं नेचुरली। ब्लू कार्बन वो हो गई जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम, जो पानी वाले इकोसिस्टम्स हैं उसमें जो जमा है उसको हम लोग ब्लू कार्बन बोलते हैं। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट देखो, एक क्रेडिट होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला कि भैया एक कंपनी है, आप जो हो, आप 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिमिट है, आप इससे ज़्यादा जो है एमिट नहीं कर सकते। आपने 9 ही करी तो आपने 1 कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया। अब कोई आपका दोस्त था, उसको भी 10 ही अलाउड थे, लेकिन उसने 11 एमिट कर दी। अब उसे क्या ज़रूरत है, 1 क्रेडिट की ज़रूरत है। वो -1 में चला गया, आप +1 में हो, तो आप 1 उसको दे दोगे। तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, जो हमने आपको बताया था, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम या ETS, बहुत सारी चीज़ें होती है। ETS इसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड। आप अपना कैप कर लो, भैया मेरे 10 अलाउड है, मैंने 8 ही छोड़ी, 2 का मेरे पास क्रेडिट है, कैप करके अब मैं उसे ट्रेड कर सकता हूँ, हैं, बाजार में बेच सकता हूँ। ऐसे ही क्योटो, ये किसके अंडर, ये मैकेनिज्म, इस टाइप का मैकेनिज्म किसके अंडर है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है। क्योटो प्रोटोकॉल में यही डिसाइड हुआ, सबको बता दिया गया कि भैया ठीक है, तुम कंट्रियाँ और डेवलप्ड इतना छोड़ेंगे, इंडिया तुम इतना छोड़ोगे, चाइना तुम इतना छोड़ोगे, पाकिस्तान तुम इतना छोड़ोगे, ईरान तुम इतना छोड़ोगे, US तुम इतना छोड़ोगे। अब जिसने भी, अब कुछ कंट्रीज थे उन्होंने कम छोड़ा, तो उनके पास तो क्रेडिट जो है अर्न किए, कुछ ने ज़्यादा छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया तो उन्होंने क्या किया कि फिर जिन्होंने अर्न किए थे उनसे खरीदे। तो क्या होगा, एक टाइप का मैकेनिज्म बना दी जिससे आप कार्बन खरीद सकते थे, और एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी हो गया लोगों पे या कंट्रीज़ पे कि भैया आप इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, अगर आपने इससे ज़्यादा छोड़ी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देन बात करें कार्बन ऑफसेटिंग की। देखो ऑफसेटिंग क्या होता है कि कार्बन को आप कम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब अपनी कंट्री में तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कंपनीज़ पे भी या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे भी कार्बन की जो होती है लिमिट रहती है। तो उससे क्या करते हैं कि ठीक है यार, आपको 10 वो है, अब आपने 12 छोड़ दिए, तो आप ऐसा करो 2 की ऑफसेटिंग लिमिट लगा दो। उसमें क्या कर सकते हो आप कि 2 का जो पैसा है आप या किसी ग्रीन, आप या तो बहुत सारा कोई बड़ा पैच लगा दो ट्रीज़ का, या आप कोई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दो, या फिर आप जो है कोई ग्रीन प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे सोलर की कहीं बहुत बड़ा प्लांट लगना है, उसमें पैसा दे दो। तो ये क्या है, कार्बन ऑफसेटिंग है। फिर कार्बन टैक्स जो है, कार्बन अब कैप एंड ट्रेड में मान लीजिए तो कार्बन टैक्स भैया अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना छोड़ना है छोड़ो, लेकिन अब जितना भी तुम छोड़ोगे उस पर टैक्स लगेगा। जैसे जितनी इनकम आप कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है ना, भैया इतनी छोड़ के 5 लाख 2.5 लाख छोड़ के इसके ऊपर जितना कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा। ऐसे कार्बन टैक्स होता है कि भैया इतना छोड़ के जितना तुमने किया इस पर टैक्स लगेगा, तो दैट इज़ नोन एज कार्बन टैक्स। देन फिर आ गया, अब ये बड़ी नई चीज़ आई, जियो इंजीनियरिंग। अब क्या हुआ कि ये सब तो बड़े, ये जो थे ये तो फेल होते चले गए, मान ही नहीं रहा था कोई, चल ही नहीं रहा था। तो ठीक है, अब उन्होंने कहा चलो कुछ नई चीज़ लेके आते हैं, तो आए जियो इंजीनियरिंग। तो जियो इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो कि जो अर्थ का क्लाइमेट है उसे मैनिपुलेट करते हो, उसे मॉडिफाई करते हो ताकि अर्थ जो है कूल रहे। उसमें आप कैसे सॉल्यूशन
आपका नेचुरल कर सकते हो, जैसे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ब्लू कार्बन, ओशन में आप कार्बन बढ़ा सकते हो, ठीक है। रेडिएशन मैनेजमेंट, मतलब अर्थ सन से जितनी रेडिएशन आ रही है उसे ही कम कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हो एटमॉस्फेयर से, ठीक है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेथोडोलॉजीज यूज़ कर सकते हो। अब जियो इंजीनियरिंग मेथड्स कैसे है, पहले है कॉपी ऑफ वॉल्केनो। देखो वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है, जब वॉल्केनो फटता है तो बहुत सारी सल्फर छूटती है। ये देखा गया कि सल्फर जो है, जो रेडिएशन आ रही है सोलर की, उसे वापस भेजती है, बट जो वॉल्केनो छोड़ता है वो सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदायक है। ये भी देखा गया सल्फर जो है बेसिकली जो आप और एरोसोल्स छोड़ रहे हैं, PM 2.5 10 ये टाइप के जो छोड़ रहे हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ज़्यादा नुकसान करते हैं रादर देन सल्फर। तो बेटर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि यार तुम जो है एक नकली वॉल्केनो बनाओ और हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ो, उससे क्या होगा कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा सनलाइट जो है स्पेस में वापस चली जाएगी वहीं से वहीं, तो अर्थ जो है कूल डाउन रहेगी, ठीक है। देन शूट मिरर्स इनटू स्पेस, उन्होंने कहा कि ठीक है एक ग्रीनलैंड जितना बड़ा स्पेस जो हम मिरर जो है स्पेस में ले जाएंगे और उसको जो है सन और अर्थ के बीच में ऐसा पोजीशन करेंगे कि अर्थ सन से जो भी रिफ्लेक्शन आ रही है वो उसमें आ जाए। आप लोग बचपन में क्लास में रहे होंगे तो ऐसे वो शीट से तो खेलते थे ना, ऐसे भाई सन इधर से पड़ता था और किसी किसी के मुंह पे मारते थे आप, अब पता नहीं है ना, कोई आपका प्यार होगा क्लास में उसके मुंह पे मार रहे हैं, वो लाइट का भी कोई आपका दोस्त है उसके मुंह पे मार रहे हैं, तो वही उसी टाइप के काम स्पेस में होगा। उससे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन है वो वापस हो जाएगा और अर्थ जो है ठंडी हो जाएगी। देन सीड द सी विद आयरन, देखो आयरन से क्या होगा देखा गया कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो वो जो है आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे जितना उन्हें आयरन मिलता है वो उतनी ग्रो करते जाते हैं। अब क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में उसको खींच लेते हैं, जब उसे खींच लेते हैं तो उसे जमा कर लेते हैं। तो ये देखा कि आप आयरन फीड करते जाओ ओशन में, आयरन फीड करते जाओगे तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते जाएंगे, जब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ते जाएंगे तो कार्बन जो है वो खींचते जाएंगे और जमा करते जाएंगे, और जब वो मर जाएंगे तो वो जो कार्बन है ऑटोमेटिकली बॉटम ऑफ द सी में चले जाएगी। बट थोड़ा सा ये क्रेजी लगता है बट है। देन वाइटन द क्लाउड्स वे विंड पावर्ड शिप्स, मतलब शिप्स मतलब कोई भी, जैसे आप क्लाउड सीडिंग देखा उसी टाइप का है कि भैया आप जो है सी वाटर छोड़ दो। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं, उससे क्या होता है कि ज़्यादा वाइट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ होगा क्योंकि लाइट चलेगी, लाइट की बड़ी दिक्कत है भैया आजकल, है ना, उसके मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ठीक है हम पढ़ते हैं क्योंकि हम ख़त्म ही होने वाले, तो मैंने सोचा ख़त्म ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपने सॉल्ट वाटर आप ले गए ऊपर कुछ भी आपने, उससे क्या हुआ कि सॉल्ट वाटर आपने क्लाउड्स में छोड़ा तो वो ज़्यादा वाइटन हो गए और ज़्यादा रिफ्लेक्शन करने लगे, तो सोलर रेडिएशन कम पहुँच रही थी। देन बिल्ड फेक ट्रीज, फेक ट्रीज मतलब भाई ऐसा आपने पेड़ लगा दिया, उसमें क्या किया आपने एक 50 मीटर स्क्वायर मीटर का एक पैनल लगा दिया। वो पैनल किसका था, एक एब्जॉर्बेंट रेसन का था। वो क्या करता था, जब जैसे ही उस पर कार्बन डाइऑक्साइड से आती थी वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर देता था और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड बना देता था। अब इसको आप निकाल के 113 डिग्री फ़ारेनहाइट की स्टीम से जब धोते थे तो वो जो सॉलिड कार्बन थी वो लिक्विड कार्बन बन जाती थी और उसको आप जमा कर लेते थे। 10 ये भी क्या है, आपने क्या किया एटमॉस्फेयर से जो है वापस जो है कार्बन वापस ले ली। क्या हुआ, कार्बन रेसिन से आपने बनाया पेड़, ऐसा किया ना आपने, एक पैनल यहाँ लगा दिया, एक पैनल यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक पैनल यहाँ लगा दिया। एयर आई, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, इससे रिएक्ट करी, सॉलिड बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, उससे रिएक्ट करके आपने ये निकाला, इसको जो है 100 स्टीम से धोया, स्टीम से जब धोया तो वो लिक्विड बन गई और वो उसको फिर आप अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। 10 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड से एटमॉस्फेयर से या एटमॉस्फेयर से कार्बन निकालना या कार्बन डाइऑक्साइड निकालना एक बात है, और उसको सिक्वेस्टर करना, उसको जमा करना अलग बात है। इसलिए कहते हैं कि पुलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज़ ओनली हाफ बैटल वॉन, आफ्टरवर्ड्स इट मस्ट बी सिक्वेस्टर्ड एंड परमानेंटली ट्रैप्ड। अगर वो परमानेंटली ट्रैप्ड नहीं होगी तो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाएगी। तो दैट वाज ऑल इन यूनिट 2। यूनिट 3 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फा एस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके लिए नई नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं, और जो अल्फा एस का आइडिया है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल टू ऑल, उसके साथ उसके लिए काम कर रहे हैं। और कोई भी आपके सुझाव हों, कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी आपको डाउट्स हो, आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।